Hi everyone, my name is Devang, and in this particular video we will be talking about time and space complexity of recursive functions. Okay, so in the previous videos we discussed some of the questions of the recursive functions, some of the definition of recursive calls, how recursive call works, what is a call stack. We discussed these things in the earlier videos. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हमने याद करो पिछली क्वेश्चन में उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं डिस्कस करी, तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन होती है रिकर्सिव फंक्शंस की। उससे पहले अगर तुमको टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं पता, तुमको अगर नहीं पता कि बिग ओ नोटेशन क्या होती है या वर्स्ट केस क्या होता है, तो यार एक बार जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो जाके देख लो, तुमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिनोट करते हैं। अब एक ना कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। अगर मान लो मेरे पास सिंपल फंक्शन होता है यहाँ पे इंट मेन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता फॉर int I is equals to 0 and I is less than n and I plus plus, and here मैं थोड़ा सा कोई काम करता, कोई भी थोड़ा सा काम करता है यहाँ पे मैं, और मैं यहाँ से बाहर आ जाता। तो इसकी जब हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी डिसाइड करते थे तो हमने एक बारी एक चीज डिस्कस करी थी कि नंबर ऑफ टाइम्स अ लूप, नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स द लूप रन्स, इसी को यूज करके हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर देते थे। जैसे अगर ये n टाइम्स रन कर रहा है 0 to n-1, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बिग O ऑफ n, क्योंकि जो इंक्रीमेंट आई का है वो एक बार ही इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर i बाई सी होता या i इंटू सी होता तो वो लॉग इन की टाइम्स में कम्प्लेक्सिटी उसकी हो जाती, क्योंकि हर पर्टिकुलर कॉल में वो डिवाइड हो रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर से या मल्टीप्लाई हो रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया सिंपल लूप की, अगर हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी देखनी हो सिंपल लूप की। अगर कभी नेस्टेड लूप आ जाए हमारे पास, तो नेस्टेड लूप में क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टाइम्स द फर्स्ट लूप रन्स इनटू द नंबर ऑफ टाइम्स द सेकंड लूप रन्स, तो इससे हमारी नेस्टेड लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बट रिकर्सिव कॉल हम लोग कैसे करेंगे? अगर तुम्हारा कोई रिकर्सिव फंक्शन है तो उसको हम कैसे डील करेंगे? जैसे कोई भी फंक्शन था, जैसे मान लो वॉइड यहाँ पे था फंक्शन और यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर आ रहा था इंट n, और तुम कह देते हैं कि प्रिंट करा दो n को और कॉल कर दो f ऑफ n-1, फंक्शन ऑफ n-1। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की कैसे डिसाइड करेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर लेट्स नो अबाउट न्यूटन स्कूल, जिसकी वजह से ये कोर्स पॉसिबल हो पाया है। तो न्यूटन स्कूल क्या है यार? न्यूटन स्कूल ना एक प्लेटफॉर्म है फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न एनीथिंग फॉर फ्री अंटिल यू आर प्लेस। जब तक तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हो जाती तुमको एक भी पैसा नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है, और तुमको जो है ट्रेन किया जाता है विद अमंग एडवांस टीचर्स, जो कि IITs होते हैं, NITs होते हैं, इनके जो टॉप नॉट कॉलेजेस होते हैं उनके एडवांस टीचर्स वहाँ पे तुमको पढ़ाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू लाइक पूरा मास्टर 200 तक सारा पढ़ा देंगे। और 300 प्लस कंपनीज के साथ टाइप्ड है, 300 प्लस कंपनीज के साथ टाइप्ड है। तो उनको एश्योर्ड पैकेज जो मिलता है वो 5 लाख टू 40 लाख CTC मिलता है। बहुत ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पैकेज लगता है, ठीक है। प्लस तुमको कांस्टेंट डाउट सपोर्ट मिलती है, तुमको एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन, सर्टिफिकेट, जो कि बहुत सारी कंपनीज में एप्लीकेबल होता है क्योंकि इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म। So this is about Newton School, and Newton School has put on an initiative which is known as Launchpad. This course is available under Launchpad section of the Newton School. Launchpad is an initiative which is taken up by Newton School to make India developer powerhouse of the world. And in this section, the courses are made available free to all the people. No cost is taken at all. If you do this particular course from that Launchpad section under the Newton School website, you will get a certificate of completion. You will also get doubt support and the exercises and question, all that in the Launchpad section. Okay, so now let's discuss about the recursive functions like time complexity. अच्छा, कोई भी रिकर्शन, मैंने ना दो फॉर्मूलेज होते हैं, ये हम लोग को रिमेंबर रख लेंगे ना अगर, तो किसी भी रिकर्सिव कॉल की वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी। क्या होती है कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ना रिकर्सिव कॉल्स की, वो होती है कि नंबर ऑफ टाइम्स रिकर्सिव कॉल इज मेड, number of times recursive call is made, okay, times work done in each call, so this is the formula for calculating the time complexity of the recursive functions. ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हुई है एक फंक्शन की, नंबर ऑफ कॉल्स जैसे f से डिनोट करता हूँ इसको मैं, और कितना वर्क किया जाता है W से, ये होती है हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, मैथमेटिकली फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग
बेसिकली देख रहे हैं कि कितनी बारी फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर तुम उसको लूप के थ्रू एनालाइज करो, मतलब लूप के थ्रू थोड़ी रिजेंबलेंस करो इसको रूट के साथ, तो तुम वहां पे भी ये कैलकुलेट करते थे कि कितना काम हो रहा है लूप के अंदर, कितने टाइम लूप रन कर रहा है, वहां पे हम लोग ये देखते थे ना। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर को भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स रिकर्सिव कॉल इज मेड इनटू द वर्क डन इन ईच कॉल। ठीक है, अब डिसाइड करते हैं, एक बारी करके देखते हैं इसको कैसे होगा। मैं बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, वही वाला void सॉरी यहाँ पे इसको नाम देते थे फंक्शन और इंट n। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं बेस केस बना लेना। यहाँ पे वो मैं बेस केस अभी लिख नहीं रहा हूँ, बेस केस वही होगा कि n इज इक्वल टू 0 रिटर्न -1। ठीक है, और यहाँ पे जो है साथ में हम लोग कह देंगे रिटर्न फैक्ट सॉरी फंक्शन ऑफ सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न n इंटू फंक्शन ऑफ n-1। वही हमारा थोड़ा फैक्टोरियल वाली। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कितनी कॉल्स लग रही हैं, हाउ मेनी टाइम्स दिस जो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो हमने डिफाइन किया कितनी बारी रन कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा n आया, उसने जो है कॉल कर दी किसको, n-1 को। इसने कॉल कर दी होगी n-2 को, एक मिनट, इसने कॉल कर दी होगी n-2 को, इसने कॉल कर दी होगी n-3 को। ठीक है, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा टिल वो 0 तक पहुंच जाता है। तो 0 से लेके n-1 ये कॉल्स चल रही है हमारी, इतने नंबर ऑफ कॉल्स हो रही हैं। अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो 0 to n-1, तो हाउ मेनी कॉल्स आर देयर, n कॉल्स। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू f इंटू डब्ल्यू। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर f तो हमारा आ गया n, अब हमको w का डिसाइड करना है कि w हमारा क्या है। ठीक है, W को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब एक चीज देखो कि हर कॉल में कितना काम हो रहा है, हर कॉल में कितना काम हो रहा है, हर कॉल में यही काम हो रहा है, एक ही चीज तो हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन। ये तो कॉल है ना, ये तो हमारी कॉल है, ये हमारी कॉल है, ये हमारा जो है क्या है, बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कांस्टेंट सा वर्क हो गया ना, कांस्टेंट सा वर्क हो गया। ये तो हम कर नहीं रहे कि उसी कॉल में हम लोग किसी यहाँ पे कोई और फंक्शन है f ऑफ n-2 इंटू एफ ऑफ n-1, ये तो हम कर नहीं रहे ना। बेसिकली हम कांस्टेंट वर्क ही कर रहे हैं हर पर्टिकुलर कॉल में, हर कॉल में हम लोग कांस्टेंट वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू n इंटू हम कॉन्स्टेंट c, या इसको हम कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू nc। और अगर हम इसको बिग ओ की कॉम्प्लेक्सिटी में बात कर रहे हैं तो बिग ओ ऑफ nc, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बिग ओ ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, समझ में लगा। हमने क्या किया, हमने बेसिकली सबसे पहले नंबर ऑफ कॉल्स निकाली, कितनी नंबर ऑफ कॉल्स लगेंगे एक पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शंस को। फिर हमने देखा कि हर कॉल में कितना काम हो रहा है। जैसे ये वाली कॉल आई, इसमें यहाँ पे स्टॉप करेगा वो और इसको लेकर आएगा, तो हर कॉल में ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। मान लेते रिजल्ट हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तो कॉन्स्टेंट लेगा ना, कंसिडर करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक कॉन्स्टेंट टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ n हो जाएगी। अब एक और फंक्शन देखते हैं, लेट्स से कि हमको अगर तुमको पता क्या होता है फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची नंबर्स एक बार ना उसका देखना फिबोनाची के बारे में नेट पे। 0 1 1 2 3 5 इस तरीके की ना सीरीज होती है, मतलब कि जो ये वाली टर्म होती है ना, ये होती है प्रीवियस दोनों का सम। जैसे 2 है 1 + 1 का सम, 3 है 2 + 1 का सम, 5 है 2 + 3 का सम, यानी कि an जो होता है वो an-1 प्लस an-2 इस तरीके की सीरीज डिफाइन होती है। अब मान लो इसको मैंने रिकर्सिव में लिखा है, रिकर्सन में क्या मैंने किया कि मैंने कॉल कर दिया, लेट्स से मैंने ये लिखा हुआ है कि f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2। ये इस तरीके से मान लो हमारा जो है रिकर्शन डिफाइंड है। अब एक चीज समझना है इसके अंदर, ये वाला कितनी बारी रन करेगा, ये वाला जो है पर्टिकुलर हमारा फंक्शन कितनी बारी रन करेगा, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले n आया, वो कॉल करेगा n-1 को और वो कॉल करेगा n-2 को। ठीक है, फिर ये कॉल करेगा n-1 को, ये कॉल करेगा n-1 को, ये कॉल करेगा n-2 को, ये कॉल करेगा n-2 को, फिर ये कॉल करेगा आगे अपनी 2 कॉल्स, आगे 2 कॉल्स, आगे 2 कॉल्स, आगे 2 कॉल्स, फिर ये अपनी आगे 2 करता रहेगा। ये कॉल्स जो है चलती रहेंगी बेसिकली। ठीक है, तो कितनी कॉल्स होंगी, हाउ मेनी कॉल्स विल बी देयर। देखो ये था फर्स्ट, तो वो देखो जैसे मान लिया तो 0 लेवल मान लेते हैं, इसको 0 लेवल से डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट लेवल था, इसमें कितनी कॉल्स हुई 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 कॉल्स। इसमें सेकंड लेवल में कितनी कॉल्स हुई
2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कॉल्स। इसके अंदर कितनी कॉल्स हुई, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 कॉल्स। यानी कि तुम देख पा रहे हो कि हर एक पर्टिकुलर लेवल पे 2 की पावर के अंदर कोई कॉल्स हो रही है। तो हम कह सकते हैं बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर सॉरी नंबर ऑफ कॉल्स 2 की पावर n होंगी। किसी भी पर्टिकुलर n के लिए टोटल कॉल्स कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 2 पावर n। अब सॉरी पहले हम अच्छा एक बार एक चीज बताता हूँ मैं तुमको। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फिर से f इंटू डब्ल्यू से नोट करते हैं। अब f तो हमारा 2 की पावर n हो गया। अब वर्क देखते हैं, हर कॉल में वर्क तो एडिशन का हो रहा है ना, ये तो कांस्टेंट वर्क है। तो इसको जो है यहाँ पे c लिख देते हैं। तो t इज इक्वल टू c इंटू 2 की पावर n। तो बिग O ऑफ 2 की पावर n, ये इसकी जो है तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, एक और सा क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट मेरे को इसको रब करने दो। ठीक है, तो यार अब देखते हैं, मान लेते कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे n है, ये कॉल कर रहा है आगे लेट्स से 3 टाइम्स, n-1, n-2, n-3। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर भी ऐसे करेगा, n-1 -1 -2 हो गया, n-1 -2 n-3 हो गया, n-1 -2 3 n-4 हो गया। ये इसको कॉल करेगा, n-3 को कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, n-2 n-4 और ये करेगा n-5। ये भी आगे किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा n-3 -1 n-4 को, n-3 -2 n-5 को और इसको कॉल करेगा n-6 को। उसी तरीके से ये वाला आगे जो है अपने 3 को कॉल करेगा, ये अपने 3 को कॉल करेगा, ये अपने 3 को कॉल करेगा, ये आगे ऐसे जो है ये अपने 3 को कॉल करेगा, अपने 3 को कॉल करेगा, ये ऐसे जो हमारा जो है जो ट्री है वो प्रोपोगेट होता रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज समझने वाली ये है कि तुम देख पा रहे हो इसके अंदर थोड़ा रेपिटेटिव वर्क हो रहा है कि तुमने यहाँ पे n-2 को कॉल किया, यहाँ पे n-2 को कॉल किया, यहाँ पे n-3 को कॉल किया, यहाँ पे n-3 को कॉल किया, यहाँ पे n-3 को कॉल किया। ये रेपिटेटिव वर्क हो रहा है। रेपिटेटिव वर्क हो रहा है ना, जहां पे भी तुमको पता चलता है ना रेपिटेटिव वर्क हो रहा है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही खराब आएगी तुम्हारी। ये तो मतलब एक हिसाब का ना तुम याद ही रख लो कि जहां पे भी तुम्हारा रेपिटेटिव वर्क हो रहा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बैड होगी, क्योंकि तुम एक काम को बार बार करा रहे हो, तुम यू आर रिपीटिंग दैट वर्क। ओके, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी बहुत ही खराब हो जाएगी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करते कितनी होती है, हर कॉल 3 में हो रहा है, मतलब ये देखो जैसे ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, हर कॉल में 3 की पावर जनरेट हो रही है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 3 की पावर n, 3 की पावर n। अब अगर मान लो तुम्हारा n जो है 1 लाख होता है, जो कि नॉर्मल सा ही मतलब डेटा है, अगर 1 लाख का डेटा आ रहा है तो 3 की पावर 1 लाख, सोच लो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी इस फंक्शन के लिए बेसिकली। तो मतलब ये इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तुम्हारा जो है प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा इस पे, मतलब तुम्हारा क्रैश हो जाएगा। तो इस टाइप के कॉल्स के लिए मान लेते हैं कि अभी प्लस ही हो रहा है, ये जो आउटपुट आ रही है उसके अंदर जो है प्लस ही हो रहा है, ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ना हम टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि 1 कॉल मोर वर्क। इस तरीके की टेक्निक यूज करते हैं हम इन फंक्शंस को जो है सॉल्व करने के लिए। बेसिकली क्या करते होते हैं हम लोग इसी कॉल से कह देते हैं n-1 को कह देते हैं, जैसे n को कह देते हैं कि यार n-1 जो है इसे हमारे पास ऑलरेडी है, या इसको हम लोग कहते हैं कि तू सारा इकट्ठा ही कर ला, एक कॉल को कहते हैं इकट्ठा कर ला, बट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देख रहे होंगे। पहले हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं जो कि है 3 to power n। अब अच्छा, अगर तुमको पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है कि n है, अगर मान लो इसकी k कॉल्स हो रही हैं, यहाँ से इसकी भी k कॉल्स हो रही हैं, तो जितनी कॉल्स होती है ना, जितनी मतलब कि उसका वो डिवीजन हो रहा है जितना, उतना ही नंबर ऑफ उसकी पावर होगी। मतलब कि मेरा कहने का मतलब अगर n है, यहाँ पे 5 बारी डिवाइड हो रहा है ये, और ये भी अलग से 5 बारी डिवाइड हो रही है हर चीजें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 5 to power n हो जाएगी। मतलब डिवीजन का भी हम यूज करते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग एक तो कहते हैं नंबर ऑफ कॉल्स इनटू वर्क डन एट ईच कॉल, दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितनी डिवीजन हो रही है वहां से भी हम जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को गैस कर सकते हैं। परफेक्ट, ये चीज समझ में आ रही है। एक लास्ट हम चीज करते हैं इस वीडियो को एंड करने से पहले, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। देखो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना बेसिकली रिकर्शंस की, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं
वैसे तो देखो स्पेस कम्प्लेक्सिटी दो चीजों पर डिपेंड करेगी। जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है वो या तो तुमको कहेगा कि तुम एक्स्ट्रा स्पेस की जो सॉरी जो स्टैक स्पेस है उसको कंसिडर कर रहे हो कि नहीं, और अगर कंसिडर कर रहे हो या कंसिडर नहीं कर रहे हो, इस चीजों पर डिपेंड करता है तुम्हारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। क्या मतलब है कहने का, मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि जो स्टैक होता है ना उसके अंदर तुम्हारी रिकर्सिव कॉल होल्ड होती है, उसके अंदर तुम्हारी रिकर्सिव कॉल्स होल्ड होती है। तो अगर इसकी मेमोरी को कई बार कंसिडर नहीं किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग स्पेस कम्प्लेक्सिटी, बिकॉज यू ऑल नो दैट स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस जो हम यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस जो हम यूज कर रहे हैं। तो यार कभी कभी इसको नहीं कंसिडर करते, लेकिन कभी कभी इसको कंसिडर कर लिया जाता है कि यार तुमको जो है स्टैक की स्पेस भी इंक्लूड करनी है। तो उस केस के अंदर स्टैक की डेप्थ कितनी हो रही है तुम्हारी, स्टैक की डेप्थ टाइम्स ऑक्सिलरी स्पेस इन ईच स्टैक। इसका क्या मतलब है, इसका जो एक मतलब समझाता हूं मैं। मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है void, कोई फंक्शन का नाम है, यहाँ पे जो है वेक्टर पास हो रहा है, वेक्टर इंट, सॉरी मैं नया पेज लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारा ये है वेक्टर इंट फंक्शन, और यहाँ पे जो है एरे पास हो रहा है, इंट एरे, और साथ में साइज पास हो रहा है। मान लो कोई फंक्शन है ये, और तुम हर कॉल में एक वेक्टर को इनिशियलाइज कर रहे हो, वेक्टर इंट ऑफ साइज k, 0, ठीक है, और बाद में जो है रिकर्सिव कॉल कर रहे हो। तो तुम देख पा रहे हो हर कॉल में ये इनिशियलाइज होगा, हर स्टैक कॉल के अंदर ये बनेगा ही बनेगा। तो अगर तुम इसकी स्टैक डेप्थ देखते हो, मान लो कि ये जो है n टाइम्स इसकी डेप्थ है, डेप्थ में अगर मैं तुमको बताता हूँ अभी तक के लिए जूम कर लो, मान लो इसकी डेप्थ n है और ये वेक्टर बन रहा है n साइज का, तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, बिग ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि n टाइम्स n कितनी एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रही, कितनी जो है स्टैक की डेप्थ है, तो बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। बट अगर हम इसकी नहीं कंसिडर करते हैं जो वो है डेप्थ को, तो वो बिग ऑफ n होगी। अब डेप्थ क्या है, डेप्थ का मतलब है कि कितना स्टैक जो है तुम्हारा जो है प्रोसीड हुआ पड़ा है, कितना स्टैक तुम्हारा ग्रो हो रहा है, कितनी स्टैक कॉल्स इसके अंदर आ रही है, कितनी जो है तुम्हारी मैक्सिमम डेप्थ है स्टैक की। अभी हमने ट्रीज नहीं बढ़ा, बट अगर हम इसको ऐसे सोच के देखें कि ट्रीज की कितनी मैक्सिमम हाइट है, पर्टिकुलर रिकर्सिव ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी है, उसको हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं कितनी डेप्थ है तुम्हारे कॉल स्टैक की। बट जनरली जो है हम लोग डेप्थ नहीं कंसिडर करते हैं जो कॉल स्टैक की, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि बिग ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस जो है तुम्हारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी किसी भी रिकर्सिव कॉल की, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पर्टिकुलरली क्या देखा, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हमने देखा दो चीजों के बारे में कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन होती है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन होती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स इनटू वर्क डन इन ईच कॉल, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द कॉल स्टैक, बट उसको अगर हम नहीं कंसिडर करेंगे तो ऑक्सिलरी स्पेस को कंसिडर कर लेते हैं, ऑक्सिलरी स्पेस, नहीं तो डेप्थ ऑफ कॉल स्टैक इनटू ऑक्सिलरी स्पेस इन ईच स्टैक। ये होता है तुम्हारा बेसिकली कंसेप्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शन है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। आई होप कि तुमको चीज़ें समझ में लग रही है कि किस तरीके से काम कर रही है। तुमको कोई भी डाउट हो ना, प्लीज़ कमेंट इट आउट, आई विल मोर हैप्पी टू आंसर योर कमेंट। अगर तुमको यहाँ पे नहीं भी बताना है डाउट, तो तुम जो है लॉन्च पैड सेक्शन में जाना, वहाँ पे जो है डाउट सपोर्ट करके सेक्शन होगा, वहाँ पे अपना डाउट कमेंट कर देना, ठीक है। टिल देन बाय।